हाँ भाई, तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में हम लोग देख रहे थे न्यूटन का नियम। किसका नियम? न्यूटन का नियम। तो न्यूटन का नियम आपने देखा था, ये m1 द्रव्यमान है और ये m2 द्रव्यमान है और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। और जब दोनों को इकट्ठा किए थे फिर समानुपाती हटाए थे तो नियतांक आया था Gm1 और M2/r²। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसी को सदिश रूप में लिखना चाहते हैं। ये दिमाग में बिठा लीजिए, इसी को हम लोग किसमें लिखना चाहते हैं? सदिश रूप में। खतरनाक डेरिवेशन होने जा रहा है आपके सामने, मस्त वाला। और आपको ये जान के खुशी होगी कि 12th में डिक्टो है, कॉपी ऐसे उठा के कॉपी कर देंगे। तो देखो सदिश हमने कल कहा था रिवाइज करके आना ना वेक्टर वाला, अभी पूछेंगे भी ना। ये कोई अक्ष है, ये m1 द्रव्यमान है, ये m2 द्रव्यमान है। m1 मास, m2 मास। देखो पोजीशन वेक्टर इस वाले की है r1 वेक्टर। क्या है भैया पोजीशन वेक्टर? r1 वेक्टर। इसकी पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। इसको क्या कहते हैं? r1 को मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ r1, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 फ्रॉम ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे ये r1 हो गया, ऐसे इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r2 होगा। इतने में कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है ना? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ होगी, लेकिन उसके पहले न्यूटन ने कहा था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। इस ब्रह्मांड का कोई भी पिंड हो, वो एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करता है। तो इसका मतलब ये m1 इसको आकर्षित करेगा और ये m2 इसको आकर्षित करेगा। तो ये m1 m2 से क्या कहेगा? आजा। और m2 m1 से क्या कहेगा? आजा। सही बात है कि नहीं सही बात है? ऐसे ही तो कहेंगे। तो देखो m1 ने m2 को बुलाया तो m2 पे इधर की तरफ फोर्स लगाया होगा, नहीं आया। क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 2। ये 2 पे ही तो फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 चल जाएगा। ऐसे ही ये वेक्टर फॉर्म में, ऐसे ही इसको जब इसने खींचा होगा तो इसने इसको भी तो इसने खींचा होगा कि माफ कर दिया होगा। न्यूटन बाबा कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको इधर खींच रहा है, ये m2 खींच रहा है m1 को, तो ये फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे ना। तो फोर्स ऑन m1 और कौन लगा रहा है? ड्यू टू m2। क्या ये बात जम से पक्की बात? नहीं आया। कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 2 का मतलब 2 पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 का मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है। ये फील आया? पक्की बात। 50 बार पूछना, अभी बात भी दोबारा नहीं बताऊंगा, चल जाएगा। ये क्या लिखा है एक बार हिंदी में लिख देते हैं ना। F12 को बोलो कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 चल जाएगा। हिंदी में बोल दो। देखो 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल, हिंदी में इधर से बोलते हैं, 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल। ये क्या था? 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बल। ये क्या था?
बाकी आप समझदार रहिए। F21 के बारे में 1-2 के बारे में लिख दिया तो 2-1 के बारे में आप नहीं इंटरेस्ट रखते होंगे ना, जान गए होंगे। अब देखो जो फ्यूज उड़ाने जा रहा है वो ये है, इधर से इधर की डिस्टेंस को क्या बोलोगे? देखो डिस्टेंस ऑफ टू, डिस्टेंस ऑफ टू कहां से? फ्रॉम 1। इसको 2 कह रहे हैं, इसको 1 कह रहे हैं, ये फील आ रहा है ना? डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1, डिस्टेंस ऑफ 2 2 की दूरी है, फ्रॉम 1 1 से 2 के मध्य की दूरी, हिंदी में इसे कहेंगे 1 से 2 के मध्य की दूरी, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1। तो इसको भी लिख देते हैं, ये एरो इस पे अलग है, ये वो अलग है, दिशा बता रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस, डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट कहिए, विस्थापन कहिए ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू फ्रॉम, हिंदी में 1 से 2 के मध्य की दूरी। ये आ गया। शुभम बाबू फ्यूज उड़ रहा है, पक्की बात। इधर से इधर वाली डिस्टेंस जब लेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम 2। सही बात है ना, पक्की बात। ये O है, ये A है, ये B है। तो इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल त्रिभुज OAB में आपने वो वाला ट्रिक रटा होगा ना, पूंछ से सिर जाएंगे तो पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव ना। आप कुछ भी कर सकते थे, निगेटिव भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। तो देखो पूंछ से सिर, तीर, तीर किधर? पूंछ इधर है ना, अरे पूंछ ये हो गया, सिर ये हो गया ना, टेल टू हेड, पूंछ से सिर की तरफ। तो बोलो R1 वेक्टर ले लिया जब प्लस में, R1। अब यहां से यहां तक आना है तो चाहे R21 लिखो चाहे R12 लिखो, कौन सा लोगे? R21 लोगे तो पॉजिटिव लोगे, और R12 लोगे तो निगेटिव लोगे। तो R21 ले लिया तो प्लस में R21 चल जाएगा। फिर यहां से यहां आना है आपको, प्लस या माइनस? काहे माइनस? ये सिर है ना, तीर देखो इधर है ऊपर की तरफ, तो ये सिर हो गया, ये पूंछ होगा, है ना? तो माइनस R2 लिख दिया जाए। यस सर। बेटा आ रहा है? यस सर। माइनस R2 बराबर है, पक्की बात सर। तो क्या R21 को ऐसे लिख सकते हो क्या? R2 माइनस R1। यस सर। कोई लोग मर गए। अरे 2 को इधर ले आए प्लस हो गया, 1 को इधर ले आए माइनस हो गया। फिर इसके बाद अंग्रेजी में लिखेंगे सिमिलरली। कौन सा लर्ली? सिमिलरली। R12 को क्या लिखा जाए? ज्यादा ही खतरनाक है ये। R12 क्या है? R1 माइनस R2, इसे लिख सकते हैं क्या? इधर देखिएगा, ये ट्रायंगल OAB ले लिया, पूंछ से सिर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस R1। यस सर। इधर से A से B आ रहे हैं, तो अगर ये वाला R21 लोगे तो प्लस, और R12 ले लोगे तो माइनस। तो हमने प्लस वाला लिया है। फिर यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या हो जाएगा? माइनस R2 की प्लस R2, माइनस R2 इक्वल 0। तो R21 निकालने का क्या तरीका? R2 माइनस R1। बोलो भाई। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम R12 लिखें तो R1 माइनस R2 भी तो हो जाएगा। बोलो सही बात है। इतने में कोई डाउट? अब कैलकुलेशन शुरू करने जा रहे हैं, इतने में कोई डाउट ना हो तो
बोर्ड पे देखिएगा। अब किसी एक फोर्स को लीजिए, आपको जो पसंद आए, F12 ले लिया जाए कि F21 ले लिया जाए? बोलो F21, ये आपको पसंद आएगा। तो GM1 M2 कौन आ इसका क्या हो जाएगा? GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब इनसे बातचीत करो। हम कहे बेटा बल तुम क्या हो, कहे हम तो सदिश हैं, वेक्टर हैं। सही बात है। हमने पूछा जी तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, तो जी कह रहा है सर मैं तो निगेटिव हूं, वो सर मैं तो स्केलर हूं, मैं स्केलर हूं क्योंकि कांस्टेंट नंबर हुए। ये नंबर है ना 6.67 × 10⁻11, एक नंबर है ना, तो नंबर तो कांस्टेंट। हमने कहा मास बेटा तुम, तो इसने कहा सर मैं भी मास हूं, जो मैं हूं स्केलर, अदिश अदिश अदिश। तो G भी अदिश है, M1 भी अदिश है, तो M2 तो अपने आप ही अदिश हो गया, संगी साथी है ना। हमने पूछा R, तो इसने कहा सर मैं डिस्प्लेसमेंट हूं, मैं वेक्टर हूं, डिस्प्लेसमेंट हूं मैं वेक्टर हूं। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे पास फिर तो साइन भी होगा, इधर जाओगे तो प्लस, इधर जाओगे तो माइनस। तो इसने कहा सर साइन तो चला गया मेरा। मैंने कहा कहां चला गया? कहीं स्क्वायर हो गया हूं मैं। देखो अरे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर नंबर नेवर बी नेगेटिव। मैं कह रहा हूं स्क्वायर नंबर नेवर बी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव होता है। स्क्वायर नंबर नेवर बी नेगेटिव, स्क्वायर नंबर कभी ऋणात्मक नहीं होगा, मतलब हमेशा धनात्मक होगा। तो इनका तो चिन्ह गायब हो गया ना यार। ये थे सदिश, इधर जाते प्लस होते, इधर जाते माइनस होते, लेकिन इनके खोपड़ी पे स्क्वायर आ गया, इसने इनको अदिश बना दिया, स्केलर बना दिया। बोलो समझ में आया? बराबर के इधर पूरा सदिश, बराबर के इधर पूरा अदिश, समीकरण गलत हो गया। बोलो अब समीकरण को सत्य बनाने के लिए, समीकरण को करेक्ट करने के लिए कौन आया? एक अच्छा आदमी आया हम लोगों के जान पहचान का। उसने कहा सर मेरी मदद ले लो, आप निराश नहीं होंगे। मैंने कहा तुम कौन हो? कहा मैं यूनिट वेक्टर हूं। कौन हूं? यूनिट वेक्टर। कहा कि सर मेरे से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इस पूरे इक्वेशन को करेक्ट कर दूंगा। मैंने कहा यार तुम बड़े काम के हो। तो चलो भाई यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। एकांक सदिश की परिभाषा कौन बताएगा? शुभम बाबू तुम ही मर रहे हो, बाकी सब बता रहे हो। ये कौन सी बात है? मैं पढ़ के काहे नहीं आते हो? चलो बेटा तुम बताओ। और नहीं कैप तो लगा होगा। और क्या, और क्या कैरेक्टर होना चाहिए? अब ये GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये अदिश है, ये पूरा सदिश, मतलब ये स्केलर है, ये वेक्टर है। अदिश को सदिश बनाने के लिए कौन आया? एकांक सदिश। इसने कहा सर मेरी मदद ले लीजिए, मैं इसको सही कर दूंगा। अब ये 1 ही तो है बेटा, 1 से तो किसी में भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब लेकिन डेफिनेशन तो अधूरी है। वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, द वेक्टर whose magnitude is unity, the vector whose magnitude is unity and the direction is in the direction of given vector, और दिए गए सदिश के सदिश हो। दिए गए सदिश मतलब यहां दिया गया सदिश कौन है? F21 है। F21 के दिशा में इन दोनों में से कौन है? F21 की दिशा में ये 21 है। R12 है कि R21 है? R12 है या R21 है? R12। तो ये 1 2 ये 1 2, अच्छा इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1 2 लिखो चाहे 2 को लिखो, एक क्या बात है, लेकिन वो एक जैसा दिखे इसलिए हमने लगा दिया, चल जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लगा दीजिए। R कैप इक्वल्स होता है गिवन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। सही बात है ना? तो इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं क्या? GM1 M2 अपॉन सही बात, कोई दिक्कत? R12 का स्क्वायर R12 का मैग्नीट्यूड, तो R12 का क्यूब हो जाएगा ना। बोलो भाई, अरे ये स्क्वायर नहीं 1 है। R12 का
जो मैग्नीट्यूड है ये R12 के ही तो बराबर होता है, परिमाण है। तो देखो ये क्यूब हो जाएगा क्या R12 का? अरे हो जाएगा ना, और ये R12 वेक्टर बच जाएगा। अब ये इंटेलिजेंटो आपको बताना है कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप में एक गलती है, वो गलती क्या है ढूंढो। बताओ क्या गलती करी हमने? एक गलती करी है हमने, क्या गलती करी है? तो देखो भाई यहां पे जो मिस्टेक है वो ये है कि ये स्क्वायर नंबर है, ये कहता है मैं कभी निगेटिव नहीं है। ये मैग्नीट्यूड है, मॉड है, ये भी कहता है मैं कभी निगेटिव नहीं हूं। तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो भी तो वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, और क्यूब नंबर तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। कैसे? -2 का क्यूब करो, -2 का क्यूब क्या आएगा? -8 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये निगेटिव भी तो हो सकता है। और उसके पहले यहाँ 2 रखो, यहाँ 2 रखो, देखो आंसर 8 आना चाहिए ना, और यहाँ तो -8 भी आ गया। यहाँ -2 रखो, यहाँ भी -2 रखो। -2 का स्क्वायर क्या हुआ? +4, और -2 का मॉड क्या हो जाएगा? +2। तो 4 2 का 8, +8 आना चाहिए, तो -8 आ गया। अरे आ गया कि नहीं आया? R की वैल्यू हम कह रहे हैं -2 रखो, तो यहाँ R की वैल्यू -2 रखे तो ये तो +8 आया ना, और यहाँ -2 रखे देखो -8 आ गया। तो इस स्टेप से इस स्टेप में आए तो गलत कर दिए कि नहीं कर दिए? बोलो। तो गलत को सही करने के लिए क्या कर दिया जाए? बहुत सही, क्या कर दिया जाए? इसीलिए जगह छोड़ रखी थी मॉड। नहीं आया? अब देखो -2 रखो, -2 का क्यूब तो -8 होगा, लेकिन मॉड से बाहर निकलेगा तो +8 हो जाएगा। तो कोई भी स्टेप तभी वो सही होगा जब पिछला स्टेप उससे, और उसी स्टेप को आप आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर वो पिछला वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी पॉजिटिव बना रहे, नहीं तो वो इनकरेक्ट हो जाता है इक्वेशन। इतना समझ में आया बेटा? आ गया ना पक्की बात? इसको ऐसे लिख सकते हैं डेकोरेट करके 2 1, देखो GM1 M2, इसको कुछ इक्वेशन मान लो, 1 मान लिया। R12 को देखो, R12 को R1 - R2 लिख सकते हैं क्या? सुंदर सा डेकोरेशन कर दिया। और इसको भी लिख सकते हैं R1 - R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब। नहीं आया? R12 के प्लेस पे R1 - R2 नहीं लिख सकते हैं क्या? वैसे ही तो लिखा है, चल जाएगा। अब देखो फ्रॉम 1 समीकरण 1 को फिर से ले रहा है, इसी को देखो। अच्छा यहां देखो चित्र में देखो, R21 और R12 एक दूसरे के विपरीत है ना, अपोजिट है डायरेक्शन में, तो निगेटिव के साथ लिखा जाएगा ना। बोलो भाई, R12 अगर पॉजिटिव है तो R21 निगेटिव है, और R21 अगर निगेटिव है ऐसे भी लिख सकते हैं। R12 अगर पॉजिटिव ले लियो तो R21 निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो यहां देखो इस वाले इक्वेशन में R12 है ना, तो इसकी जगह पे R21 लिख सकते हैं क्या? चलो एक स्टेप बाद पहले वो दिखा जाए, नोटिंग ठीक किया जाए। ये हमको पहले समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे लिख सकते हैं ना, सिमिलरली, इसी प्रकार। क्या लिख दिया? इसी प्रकार। अब जैसे इतनी मेहनत तुमने किया है इसको करने में, तो F12 का तो शायद डायरेक्ट कर देंगे ना शायद। F12 को तो डायरेक्ट लिख देंगे ना। देखो F12 लिखने जा रहे हैं, F12 को डायरेक्ट ये वाला स्टेप उठाओ, GM1 M2। जब ये 2 1 है तो ये 1 2 है, तो ये 1 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? है? अरे बेटा यही तो स्टेप है। जब ये 2 1 है तो यहाँ 1 2 है, 1 2 है, तो यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 है, 2 1 है, तो सेम जैसा नहीं हो गया? फिर से उतनी कैलकुलेशन करी जाएगी क्या? ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना।
बोलो भाई। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके F12 इक्वल्स GM1 M2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, पक्की बात। इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या? माइनस कॉमन लिया तो देखो क्या आया, माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया, G, इसको ना मान के इसको GM1 M2 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड और R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, परिमाण में समान होंगे। चाहे 2 माइनस 1 का परिमाण लो, चाहे 1 माइनस 2 का परिमाण लो, दोनों सेम होंगे ना। तो यहाँ ऊपर आ गया, जब यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये R1 माइनस R2 हो गया क्या? तो यहाँ R1 माइनस R2 है तो उसके लिए यहाँ R1 माइनस R2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसको पहचान रहे हो, ये कौन है? पहचानो, ये है कौन? F21 है क्या? F21 है क्या? तो F12 इक्वल्स माइनस F21 आ गया। बोलो, समझ में आया? यही न्यूटन का तृतीय नियम है ना। इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। चल जाएगा क्या? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो इसको आप अपने मन से डिराइव करेंगे बिना देखे। जैसे इसमें ऐसे भी लिखा जा सकता था इसको, इधर देखो, जैसे इस वाले से भी चाहते तो डायरेक्ट वहां से लिख सकते थे। जैसे इसको अगर समीकरण कुछ मान लो x मान लो, तो समीकरण x को मदद लेके ऐसे भी लिख सकते थे। मतलब कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा मिलेगा, कहने का मतलब ये है। इसी को उठाओ, तो इधर देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको देखो, अगर इसी x वाले समीकरण को उठाओ तो ऐसे लिख सकते हो क्या? F21 इक्वल्स GM1 M2 अपॉन R12। देखो यहाँ पे क्या है, R12 है ना, तो इसकी जगह पे माइनस R21 लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं ना, माइनस R21 लिख सकते हैं। तो ये भी 21 कर दो, ऊपर माइनस हो गया है तो इसको माइनस को कॉमन ले लो, GM1 M2 R21 का क्यूब R21। तो इसको लिख दो माइनस, ये क्या बन गया, F12 बन गया ना, F12 बन गया। F21 इक्वल्स माइनस F12 ऐसे बन गया। या इसी को ले लेते, इसको लेते तो कैसे करते, मतलब इसको समीकरण ना मानो, इसको मान लो, 2 मान लो, इसको मान लो, तो 2 को उठाओ समीकरण 2 से। इसको ना करते तो ऐसे भी कर सकते थे, समीकरण 2 से। देखो इसको उठाओ F12 को, ये तरीके बता रहे हैं कि कहां से भी कैसे भी ला सकते थे आप नौटंकी करके। तो F12 इक्वल्स क्या हो जाएगा, GM1 M2 अपॉन R21 का क्यूब। R21 की जगह क्या लिख सकते हो, R21 की जगह माइनस R12 लिख सकते हो क्या, माइनस R12। ये माइनस कॉमन ले लो, GM1 M2। अब यहाँ R12 तो यहाँ भी 12 कर दो, क्योंकि मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कर दिया R12 का क्यूब R12। अच्छा ये कौन है, ये F21 है। देखो यही तो F21 है, तो इसकी जगह F21 भी लिख सकते हो माइनस के साथ। तो F12 इक्वल्स माइनस F21। यही न्यूटन का तृतीय नियम है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। आया था कि नहीं आया था? बोलो समझ में आया? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पक्की बात।
बोलो भाई। तो अब आप लोग इसको कैसे भी करें, मतलब एक तरीका आप इसको अडॉप्ट करें और कर लें, ठीक है। तो जी के मान में परिवर्तन देखो भैया, जी के मान में परिवर्तन 4 कारणों से होता है, मतलब हमारे सिलेबस में यही है, वो भी एनसीईआरटी में 2 दिया है 2 नहीं दिया है, तो चारों पढ़ेंगे। लेकिन एक तो ऊंचाई के कारण, ऊंचाई के कारण मतलब ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट। गहराई के कारण दूसरा, हाँ लंबाई के कारण, गहराई के कारण ड्यू टू डेप्थ, आकार के कारण तीसरा ड्यू टू शेप, और तीसरा है घूर्णन के कारण। कहीं 9th के बच्चे बैठे होते हैं ना, तो कहते हैं कि इसमें से इन लोग को ये भी नहीं आता, हमको तो ये दोनों आता है। ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन, ये दोनों बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, जी का फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया है, देखो बोर्ड पे देखो एक बार, F इक्वल जी m1। अगर ये एक अर्थ हो, m मास का, इसका रेडियस r हो, ये ऑब्जेक्ट h हाइट पे हो, तो F इक्वल्स जी कैपिटल M और इसका स्मॉल m मास हो अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेते हैं, इसकी ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही F बराबर mg होगा उसके, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब इसके बराबर mg लिख दो ना, तो ये m से m कैंसिल आउट हो गया। g बराबर क्या आ जाएगा, g बराबर क्या आ गया, वो सॉरी स्मॉल g बराबर gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। और अगर सरफेस पे बात करें, अर्थ के पृष्ठ पर, तो सरफेस पे ये ऊंचाई 0 हो जाएगी ना, नियर सरफेस ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं, तो h इज नियरली इक्वल्स 0, तो g इक्वल्स क्या हो जाएगा, gm अपॉन r स्क्वायर। ये सब आप जानते हैं, ये जानते होंगे तो ही कहानी आगे बढ़ पाएगी, इतना समझते हैं ना। इसके बाद देखिएगा, मिटा रहा है, देखो भैया, ये सरफेस है बेटा, सरफेस, ठीक। तो g एट एनी हाइट h, क्या बोलेंगे, g एट एनी हाइट h, बोलो फॉर्मूला, g कैपिटल M अपॉन r प्लस h का चल जाएगा। g एट सरफेस, सतह पर, g भाषा नहीं लिख रहे, चल जाएगा ना, g एट सरफेस gm अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, h 0 हो जाएगा ना। अरे सतह पर कितना हो जाएगा, gm अपॉन r स्क्वायर नहीं हो जाएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, कल ही बताएगा, देखो कुछ पढ़ के घर से तो चलते नहीं हो, मुंह उठाए स्कूल आ गए, कोचिंग आ गए, कल पढ़ के आए हो, कल वाला जो पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ के आए हो तो यहाँ झुंझुना बजाने चल देते हो, कल वाला पढ़ के ही नहीं आए। कल हमने अभी फिर बताया दोबारा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, F बराबर gm और इसका पृथ्वी का कैपिटल M अपॉन दोनों के बीच की दूरी r स्क्वायर है, और इस पे mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो F बराबर mg हो जाएगा। अभी मैं जस्ट बताया, जस्ट फिर नहीं बता पा रहे हैं, इन दोनों को बराबर कर दो, mg इक्वल g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, एक mm कैंसिल हो गया, g इक्वल्स gm अपॉन r स्क्वायर नहीं हो गया। कल बताया था गुड मॉर्निंग इक्वल्स गुड रात्रि स्क्वायर, गुड मॉर्निंग इक्वल्स गुड रात्रि स्क्वायर, कल बताया था कि नहीं बताया था यार, पढ़ के आया करो थोड़ा बहुत, ये सब बताया है कल, अभी बताया, और पढ़ के नहीं आते हो तो भी यही हवा नहीं लगती है। इधर देखो, तो ऊंचाई पे क्या हो जाएगा, हमने ये बताया था जब फॉर्मूला ये m1 और m2 का, तो हमने ये बताया था
कि इनके द्रव्यमान का गुणनफल लेते हैं बल पे। द्रव्यमान का ये कैपिटल जी तो होगा ही, और द्रव्यमान का गुणनफल लेंगे और दोनों से केंद्र के बीच की दूरी लेंगे। बताया था। तो यहाँ केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी r मान लिए तो r का स्क्वायर। यहाँ इसका केंद्र क्या है, नहीं यहाँ है, और इसका केंद्र यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस h का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक h, तो r प्लस h का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और सरफेस पे, सतह पे अगर ये द्रव्यमान यहाँ आ जाए तो ये दूरी कितनी बची, तो gm/r²। ये हो गया। और g सतह पे, g सरफेस को ही तो हम g मानते हैं। तो देखो इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं क्या, g समीकरण 2 का 1 से भाग दे दो, ऐसे कर सकते हैं क्या, g एट सरफेस अपॉन g एट हाइट h। g एट सरफेस को g मान लिया है, सतह पर तो g ही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, g इसका मान बोलो gm अपॉन r² अपॉन gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। gm से gm कट गया ना, r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन r²। ये हो जाएगा क्या, g अपॉन gh। ठीक, r को अंदर लेके चले जाओ, ये सब एक्स्ट्रा है। r प्लस h अपॉन r, ऐसे भी तो कर सकते हैं होल स्क्वायर, सब पे स्क्वायर है। ना समझ में आया तो पूछ लेना, डांट वाट दिए भले, लेकिन दोबारा बताएंगे। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसको अलग अलग भी तो कर सकते हो, r अपॉन r प्लस h अपॉन r, 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं क्या। हमको क्या निकालना है, g एट एनी हाइट h, h ऊंचाई पर g का मान क्या निकालना है, h ऊंचाई पर g का मान। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, gh अपॉन g। तो ये पलट के ये भी तो हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। 1/, नहीं हो जाएगा ये, ऐसा क्या हो जाएगा ना। इसको ऊपर ले चलिए, या फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, g एट एनी हाइट h इक्वल g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और अगर वैसे ध्यान रखना है कि घटा की बड़ा, इससे बताने में थोड़ा मुश्किल आएगी, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं। देखो g एट एनी हाइट h, g इसको ऊपर ले चलो, 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा ना, घात बदल जाएगी, नीचे +2 तो ऊपर -2 हो जाएगा। अब हमने ये वीडियो में मैथमेटिकल फिजिक्स आप वीडियो देखेंगे, उसमें दूसरा वो पहला लेक्चर है, मैथमेटिकल फिजिक्स का पहला लेक्चर है, उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया है कि 1 प्लस x की पावर n हो जाएगा 1 प्लस nx, अगर ये x का मान 1 से बहुत छोटा हो, x का मान 1 से बहुत छोटा हो। तो यहाँ h बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, तो इसका मान 1 से बहुत छोटा है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, g एट एनी हाइट h इक्वल g, ये 1 से बहुत छोटा हो गया कि नहीं। अरे भाई नीचे की संख्या छोटी, ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या बहुत बड़ी, इससे भाग दोगे तो बहुत छोटा आएगा ना, 0.0000 ऐसे कुछ। तो ये 1 से बहुत छोटा है, तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या, -2 आगे आ जाएगा। अरे n आगे आ जाता है ना, 1 प्लस nx हो जाता है, तो वैसे ही -2 आगे आ जाएगा, तो -2h अपॉन r हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, ना आया तो फिर से बताएं कहां से नहीं आया। ये वाला स्टेप समझ में आया ना, अरे आया। हम ये कह रहे हैं जब 1 प्लस x की पावर n हो, अगर ये x बहुत छोटा हो तो जो खोपड़ी पे होता है आगे आके गुणा हो जाता है, तो देखो nx हो गया। तो ऐसे ये बहुत छोटा है ना h अपॉन r 1 से, तो खोपड़ी पे -2 आगे गुणा हो जाएगा ना, तो -2h अपॉन r हो जाएगा कि नहीं। तो ये ऊंचाई के कारण देखो एक में से कुछ घट रहा है, एक में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब है कि मान 1 से कम आएगा, तो इसका मतलब ऊंचाई पर g का मान घटता है, ऊंचाई पर जाने पर g का मान घटता है। The value of g decreases when we moves on any height, when we goes on upward।
समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया डेरिवेशन, इसको तैयार करके आइएगा। थैंक यू, आज के लिए।